नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे मोदी सरकार से कांग्रेस की अहम मांग की, दिल्ली और केंद्र के फेल होते दावों की, जानेंगे केरल के फैसले से क्यों बिफरी केंद्र सरकार और क्या शिवराज से नाराज होंगे बीजेपी विधायक, और आखिर में बात सरकार की सुस्ती से डूबती अर्थव्यवस्था की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। तेलंगाना ने 9 मई तक बढ़ाई बंद की मियाद। पहले 3 मई तक राज्य में बंद का किया गया था ऐलान। सीएम के चंद्रशेखर का ऐलान, लोगों की सेहत हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, फैक्ट्री हो या व्यापार शुरू करने के लिए आवेदन करना होगा। कुछ शर्तों के साथ ही खुलेंगे हाईवे पर ढाबे। शहरी और ग्रामीण हर स्तर पर अधिकारियों की लगाई पास देने के लिए ड्यूटी। कांग्रेस के छापेमारी के दावे को अमेठी डीएम ने बताया झूठा। अमेठी से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को घेरा, कहा आदरणीय कांग्रेस कृपया न फैलाएं फेक न्यूज। 14 मई से खुलेंगे केदारनाथ मंदिर के कपाट। 15 मई को खोले जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। उत्तराखंड के संस्कृति मंत्री सत्यपाल महाराज ने दी जानकारी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में रहा उतार चढ़ाव। सेंसेक्स 59 अंक ऊपर और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को स्वास्थ्य समस्या से निकालने के लिए लोगों से घर में रहने की अपील की और 25 मार्च से लागू हुई पूर्णबंदी को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया। लेकिन मियाद के बढ़ने से देश के गरीब तबके की परेशानियां भी बढ़ गई हैं, जिसके चलते कांग्रेस इनकी मदद के लिए केंद्र से गुहार लगा रही है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के नेतृत्व में गठित सलाहकार समूह की पहली बैठक में भी यह मुद्दा उठाया गया। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी, लेकिन उससे पहले इस पर देखिए एक रिपोर्ट। देश पर आई स्वास्थ्य मुसीबत ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। तालाबंदी में गरीबों और जरूरतमंद लोगों के सामने भूखे रहने की नौबत आ गई है, जिसके मद्देनजर कांग्रेस ने एक बार फिर आवाज बुलंद की है। इन लोगों के खातों में मोदी सरकार की ओर से ट्रांसफर की गई सहायता राशि को नाकाफी बताते हुए कांग्रेस पार्टी ने हर खाते में 7500 रुपए देने की मांग की है। पार्टी ने कहा हर जनधन खाते, पेंशन खाते में 7500 रुपए जमा किए जाएं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में गठित सलाहकार समूह की पहली बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार के सामने ये मांग रखी है। वहीं कांग्रेस पार्टी के सलाहकार समूह की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए जयराम रमेश ने कहा, लघु एवं मध्यम उद्योग को पुनर्जीवित करने, फसल खरीद को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक विस्तृत प्लान तैयार किया है। इसे 1 से 2 दिन में मोदी सरकार को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा, हमने एमएसएमई को नया जीवन देने के लिए बहुत ठोस प्लान तैयार किया है। हम जल्द इसे सरकार को सौंपेंगे। आपको बता दें, तालाबंदी में गरीबों की मदद के लिए 26 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.70 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। इसके तहत जरूरतमंद लोगों को अनाज और कैश ट्रांसफर की घोषणा की गई थी। निर्मला सीतारमण ने कहा था कि योजना के तहत अन्नदाताओं, मनरेगा, गरीब विधवा, गरीब पेंशनधारी और जनधन अकाउंट धारी महिलाओं, उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाएं, स्वयं सेवा समूहों की महिलाएं और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूरों को मदद दी जाएगी। सभी महिला जनधन खाता धारकों को 3 महीने तक 500 रुपए, विधवा बुजुर्ग पेंशन खातों में 500 रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने अब तक कुल 36,659 करोड़ रुपए लोगों के खातों में डीबीटी के जरिए भेजे हैं। लेकिन कांग्रेस ने आज इन इंतजामों को नाकाफी बताते हुए कुछ और मांग भी केंद्र के सामने रख दी है। कब तक सरकार कांग्रेस की मांग पर ध्यान देती है, ये तो वक्त ही बताएगा। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, मोदी सरकार मौजूदा परेशानी से निपटने के लिए उठाए गए कदम पर अपनी जमकर वाहवाही कर रही है, तो वहीं विपक्ष केंद्र के इंतजामों को नाकाफी बता रहा है और साथ ही गरीब तबके के लिए खास मांग भी कर रहा है। इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या सरकार के उठाए गए कदम वाकई नाकाफी हैं? देखिए मीनाक्षी, 26 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1,70,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी। अगर आपको याद हो तो उस घोषणा में मनरेगा में 22 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन इसकी अधिसूचना पहले से ही जारी हो चुकी थी और ऐसा हर साल किया जाता है। यानी ये बढ़ोतरी पहले से ही तय थी, न कि लॉकडाउन में मनरेगा मजदूरों की मदद के लिए की गई थी। इसी तरह 80 करोड़ लोगों को 3 महीने में अतिरिक्त राशन देने का ऐलान किया गया था। हर परिवार को हर महीने 1 किलो दाल देने की भी बात हुई थी, जो बेहद मामूली राहत है। जब थोक बाजारों में तालाबंदी है और खुदरा कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में गरीबों को बुनियादी चीजें जैसे कि नमक, तेल और चीनी खरीदने के लिए भी मदद की दरकार है। इसी तरह कहा गया था कि 40 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में 3 महीने में 1500 रुपए का योगदान, यानी हर महीने 500-500 रुपए दिए जाएंगे। ये तो ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है।
सरकार चाहती तो इससे अधिक रकम केवल महिलाओं को ही नहीं बल्कि सभी जनधन खातों में डाल सकती थी। इसी तरह 8 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रुपए देने की घोषणा जो है वो उस राहत पैकेज में की गई थी। किसान सम्मान निधि में साल में 6000 रुपए देने की घोषणा पहले से हो चुकी है, जिसे 3 किस्तों में 2-2 हजार के रूप में देना होता है। कुल मिलाकर 26 मार्च को जिस राहत पैकेज के नाम पर 1,70,000 करोड़ रुपए की बात कही गई थी वो हकीकत में उतनी नहीं है। खैर, अब जबकि हम लॉकडाउन के सेकेंड फेज में हैं, 21 दिन का समय बीत चुका है और रोजाना कहा जा रहा है कि सरकार एक और राहत पैकेज लेकर आने वाली है, तब कांग्रेस की तरफ से जो सलाह दी गई है वो अहम है और इसे मोदी सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त लोगों के पास रोजगार नहीं है। जो अप्रवासी मजदूर हैं उनमें से अधिकतर बेघर हो चुके हैं, जेबें खाली हैं, महंगाई चरम पर है। इसीलिए मोदी सरकार को अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए देश की गरीब जनता के हित में कांग्रेस की सलाह माननी चाहिए और हर खाते में 7,500 रुपए तत्काल ट्रांसफर करने का आदेश जारी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार मौजूदा मुश्किल से राजधानी को बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। जरूरतमंदों की हर संभव मदद की जा रही है। बावजूद इसके एशिया के सबसे बड़े गारमेंट मार्केट गांधीनगर के टेलर्स की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही और यही कारण है अब कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार के साथ दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। एशिया की सबसे बड़ी गारमेंट मार्केट गांधीनगर पर भी देश पर आई मुसीबत का असर देखने को मिल रहा है। दरअसल यहाँ बड़ी संख्या में सिलाई का काम करने वाले लोग रहते हैं और पूर्णबंदी के चलते इन टेलर्स के सामने रोजी रोटी की परेशानी खड़ी हो गई है। पहले चरण का बंद तो इन लोगों ने किसी तरह से निकाल दिया, लेकिन अब दूसरे चरण की तालाबंदी पूरी करना इनके लिए बेहद मुश्किलों भरा हो गया है। दरअसल इनका राशन खत्म हो गया है और नया राशन खरीदने के लिए अब इनके पास पैसे भी नहीं हैं। अब उनके पास खाने की लाइन में घंटों खड़े रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। इन लाइनों में घंटों खड़े रहने के बाद भी उन्हें 2 रोटियां, मुट्ठी भर दाल और एक प्याज ही मिलती है। इन लोगों की परेशानियों को लेकर अब कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ गई है। कांग्रेस ने आज केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट किया, अनियोजित तरीके से किए गए पूर्णबंदी के कारण हर गरीब श्रमिक के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। मुट्ठी भर दाल, 2 सूखी रोटी और एक प्याज के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। केंद्र और दिल्ली सरकार के दावे सिर्फ किताबी साबित हो रहे हैं। वहीं गांधीनगर के लोगों का कहना है दिल्ली सरकार ने मकान मालिकों को अपने किराएदारों से किराया न लेने को कहा है। इसके बावजूद उनके मकान मालिक की तरफ से किराया लेने का दबाव बनाया जा रहा है। दिल्ली की गांधीनगर मार्केट में करीब 15,000 दुकानें हैं और उनमें करीब 2.5 लाख स्किल्ड वर्कर काम करते हैं। तालाबंदी के चलते ये मार्केट बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में अब कांग्रेस के तीखे तीर से दिल्ली और केंद्र सरकार कैसे अपना बचाव करती है और टेलर्स की समस्या कब तक दूर करती है, देखना होगा। एक तरफ जहां कांग्रेस दिल्ली और केंद्र सरकार के किए दावों की पोल खोल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में कोटा से छात्रों की वापसी मामले पर शुरू हुई सियासत थमती नजर नहीं आ रही और मामले को बल तब मिला जब सुशासन बाबू की सरकार में विधायक को बेटे की कोटा से घर वापसी के लिए स्पेशल पास मिल गया। विपक्ष नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहा है, जब मुख्यमंत्री लॉकडाउन में बच्चों के घर वापसी की मुखालफत कर रहे हैं तो फिर विधायक को विशेष पास क्यों दिया जा रहा है। कोचिंग हब कोटा पर अब सियासी पटकथा का ताना बाना भी बुना जा रहा है। सुशासन बाबू के लिए तो कोटा जी का जंजाल बन गया है। विपक्ष कोटा से बच्चों की घर वापसी के मुद्दे पर सरकार से सवाल पर सवाल कर रहा है। वहीं बिहार की डबल इंजन सरकार में जेडीयू के सहयोगी बीजेपी ही सीएम नीतीश की परेशानियां बढ़ाने पर तुली हुई है। अधिकारी और कर्मचारी भी सुशासन बाबू की एक नहीं सुन रहे। दरअसल बीजेपी विधायक अनिल सिंह को बेटे की कोटा से घर वापसी के लिए नवादा जिला प्रशासन ने विशेष पास जारी किया था, जिसे राज्य सरकार ने तालाबंदी के सिद्धांत के खिलाफ बताया था। ये पास 15 अप्रैल को जारी किया गया था। मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, बिहार सीएम यूपी सीएम को कह रहे थे कि उन्हें कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए बसों को अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। दूसरी तरफ अपने एमएलए को गोपनीय तरीके से उनके बेटे को वापस लाने की अनुमति दे रहे थे। बिहार में ऐसे अनेकों वीआईपी और अधिकारियों को पास निर्गत किए गए, फंसे बेचारा गरीब। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव नीतीश सरकार से विशेष अनुमति भी मांग रहे हैं। कह रहे हैं सरकार अगर अनुमति दे दे तो वो कोटा में फंसे 6,500 छात्रों की घर वापसी करा सकते हैं। खास लोगों के प्रति समर्पित बिहार सरकार अगर कोटा में फंसे आम विद्यार्थियों को लाने में अक्षम, अशक्त और असमर्थ है तो हमें विशेष अनुमति प्रदान करें। हम उन 6500 छात्रों को बिहार लेकर आएंगे।
संकट की इस घड़ी में बिहार के भविष्य उन नादान बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। कुल मिलाकर देखा जाए तो विरोधियों को नीतीश सरकार को घेरने का मौका मिल गया है, जिसे विपक्ष दोनों हाथों से भुनाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के सवाल भी जायज हैं। आखिर जब गरीब बच्चों को तालाबंदी में बिहार लाना नियमों के खिलाफ है, तो फिर सुशासन बाबू की नाक के नीचे विधायक को स्पेशल पास क्यों दिया जा रहा है? यानी नीतीश के उठाए मुद्दे में अब वो खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद नीतीश आरजेडी के तेवर से कैसे बचते हैं ये देखना होगा। वहीं देखने लायक तो केरल की सियासत भी इन दिनों है। दरअसल आज 20 अप्रैल से सरकार ने नई गाइडलाइन के मुताबिक कुछ छूट का ऐलान किया और इस बीच केरल सरकार ने तालाबंदी में रियायत को लेकर नया आदेश जारी किया, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय बेफर उठा है। एक रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य परेशानियों से घिरा भारत कब पहले जैसा होगा, ये सवाल हर किसी की जुबान पर है। हर कोई चाहता है कि जल्द हालात बेहतर हो जाएं। तो वहीं केंद्र सरकार भी सुधार की पूरी कोशिश कर रही है, जिसके मद्देनजर देश में 3 मई तक पूर्णबंदी का फैसला लिया गया और आज 20 अप्रैल से कुछ रियायत भी दी गई। कुछ राज्यों ने तो बंद में ढिलाई देने से बिल्कुल मना कर दिया। वहीं किसी राज्य सरकार ने अपना नया आदेश अमल में ला दिया। जी हां, केरल सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन की अनदेखी करते हुए तालाबंदी में रियायत को लेकर नया आदेश जारी किया है। अपनी गाइडलाइन में तब्दीली से गृह मंत्रालय नाराज है और केरल सरकार को खत लिखा है। दरअसल केरल सरकार ने गृह मंत्रालय की गाइडलाइन को हटाते हुए रियायत के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में केरल सरकार ने उन गतिविधियों को खोलने की इजाजत दी है जो 15 अप्रैल को जारी किए गए गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में मना है। केरल सरकार की ओर से स्थानीय कार्यशालाओं को खोलने, नाई की दुकानें, रेस्टोरेंट, बुक स्टोर, नगरपालिका सीमा में छोटे और मध्यम उद्योग, छोटी दूरी के लिए शहरों या कस्बों में बस यात्रा, 4 पहिया गाड़ियों की पिछली सीट पर 2 यात्री समेत कई रियायतों का ऐलान किया गया है। केंद्र की गाइडलाइन में इन पर मनाही है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन को कमजोर करने पर केरल सरकार को पत्र लिखा गया है। केंद्र सरकार ने केरल से पूछा, गाइडलाइन में रियायत का दायरा क्यों बढ़ाया गया? केरल सरकार की ओर से जवाब मिलने के बाद केंद्र आगे एक्शन लेगा। आपको बता दें, केरल में अब तक प्रभावित मामलों की संख्या 402 है, जिसमें 270 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं कई राज्यों में ये मुसीबत विकराल रूप दिखा रही है। ऐसे में अगर केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन नहीं होगा तो हालात खराब होने तय हैं। खैर, देखना होगा गृह मंत्रालय को केरल सरकार क्या जवाब देती है। अब जहां एक तरफ केरल सरकार और गृह मंत्रालय में ठनती नजर आ रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में तो अपनों की वजह से ही शिवराज सरकार परेशान होती नजर आ रही है। जी हां, मध्य प्रदेश में सियासी उहापोह मौजूदा मुसीबत के समय भी खत्म होती नहीं दिख रही। शिवराज मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही बीजेपी खेमे की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। हालात तो बीजेपी में फूट की ओर भी इशारा कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। शिवराज सिंह चौहान मौजूदा मुसीबत के साथ अपनी कैबिनेट में मंत्रियों को शामिल करने पर खूब मंथन कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं नई कैबिनेट गठन के दूरगामी परिणाम होंगे। विधानसभा उपचुनाव पर भी इसका असर पड़ने वाला है। इसीलिए शिवराज अपनी ओर से कोई चूक नहीं करना चाहते, लेकिन बीजेपी में हालात तो एक अनार 100 बीमार वाले बन रहे हैं। इसीलिए विधायकों की नाराजगी सामने आना तो तय है। जी हां, कैबिनेट गठन को लेकर एक ओर शिवराज की सिरदर्दी बढ़ना तय है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश बीजेपी में मंत्री पद को लेकर भाग दौड़ तेज हो गई है। अहम मंत्रियों को कैबिनेट में लाने को लेकर सीएम चौहान को पार्टी आलाकमान से ग्रीन सिग्नल तो मिल चुका है, जिसके बाद पार्टी के नेता इस सोच में पड़ चुके हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान छोटे कैबिनेट के साथ काम करेंगे। पूरे मामले को देखते हुए एक बात तो साफ है कि बीजेपी फिलहाल पार्टी में शामिल हुए सिंधिया खेमे को नाराज करने की जहमत नहीं उठाएगी, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी की बागडोर इन्हीं नेताओं के जिम्मे है। अगर ये नेता नाराज हुए तो बीजेपी के लिए सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं सियासी गलियारों में ये भी सुगबुगाहट है कि कैबिनेट में जगह न मिलने और वफादारों के प्रति झुकाव रखने वाले शिवराज के रवैये पर बघेलखंड में कुछ विधायक बगावत कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मंत्रियों की संख्या की खींचतान के चलते कैबिनेट का गठन अधर में है। हालांकि उम्मीद यही जताई जा रही है मंत्रिमंडल विस्तार इसी हफ्ते हो सकता है, जिसमें 6 से 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। खबर है कि संघ की ओर से भी शिवराज को छोटा मंत्रिमंडल रखने की सलाह मिली है। शिवराज के लिए पहले ही मुश्किलों का अंबार लगा हुआ है। बीजेपी में चल रही सियासी खींचतान पर भले ही कांग्रेस खेमा शांत नजर आ रहा हो, लेकिन पार्टी हर पहलू पर कमलनाथ सरकार की विदाई के बाद से नजर बनाए हुए है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी की जरा सी चूक का पूरा फायदा उठाने के लिए बेताब है। साथ ही मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए रणनीति पर भी मंथन कर रही है। देखना होगा कैबिनेट गठन के बाद शिवराज के लिए कौन सी नई परेशानियां जन्म लेती हैं और इसके परिणाम कितने गंभीर होते हैं।
और बुलेटिन के आखिर में बात सरकार की सुस्ती से डूबती अर्थव्यवस्था की। पिछले कई महीनों से देश की अर्थव्यवस्था राम भरोसे चल रही थी। विपक्ष सरकार को आर्थिक मंदी को लेकर आगाह कर रहा था, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। तालाबंदी की मियाद 3 मई तक बढ़ने के बाद अर्थव्यवस्था के पूरी तरह से बैठने के आसार बन गए हैं। कई रेटिंग एजेंसियां जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा चुकी हैं। अब फिच सॉल्यूशंस ने भी सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है। अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर पहले ही मोदी सरकार को विपक्ष के तल्ख तेवरों का सामना करना पड़ता था, लेकिन सरकार इन सबको नजरअंदाज कर अपना बखान करने में व्यस्त थी, जिसका नतीजा है कि अब सरकार की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। जी हां, कई रेटिंग एजेंसियां पहले ही जीडीपी ग्रोथ कम करने का अनुमान जता चुकी हैं। अब रेटिंग एजेंसी फिच सॉल्यूशंस ने भी 2020-21 में देश की जीडीपी ग्रोथ का नया अनुमान जारी किया है। फिच ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 4.6% से घटाकर 1.8% कर दिया है। फिच का कहना है, बड़े पैमाने पर आय घटने से निजी खपत घटने की आशंका है। तेल की कीमतों में कमी और मौजूदा हालात की वजह से हम अलग अलग देशों के जीडीपी ग्रोथ अनुमान में लगातार कमी कर रहे हैं। इसमें आगे भी कमी का अनुमान है। फिच सॉल्यूशंस की माने तो अनिश्चितताओं के कारण इंडस्ट्री खर्चों में कमी कर रही है, जिससे निवेश घटने की संभावना है। इसके अलावा सरकार की ओर से राहत पैकेज में तेजी नहीं दिखाने के चलते अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी। मौजूदा हालात के चलते अर्थव्यवस्था पर काले बादल मंडराना तो पहले से तय है, लेकिन सरकार केवल हालात को जिम्मेदार ठहराकर हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि विषम परिस्थितियों में ठोस रणनीति बनाकर हालात का सामना किया जाए, लेकिन अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए फिलहाल सरकार के पास कोई ठोस प्लान नजर नहीं आ रहा। देखना होगा कि सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए क्या कदम उठाती है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।